हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुशील सर और आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी अपडेट रहे वो सब आपको मिलता रहे एजुकेशन से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को पता ही होगा, थंबनेल देखने से पता लग गया होगा कि मैं इन दिनों जो है क्लास 11 को पढ़ा रहा हूँ और उसमें मैं फिजिक्स पे बात कर रहा हूँ। तो आज का जो मेरा एपिसोड है, बेसिकली एपिसोड तो बहुत छोटा है, लेकिन केपलर के नियम पे हम लोग बात करेंगे कि केपलर ने क्या नियम दिए थे ग्रहों के गति संबंधी। इसी नियम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो केपलर का जो प्रथम नियम था, केपलर ने अपने पहले नियम में क्या बताया? प्रथम नियम उनका ये था कक्षा का नियम। कक्षा का नियम भैया, ये कक्षा का नियम क्या है समझ लेते हैं। ये प्रथम नियम क्या है? तो केपलर के कक्षा का नियम है। तो केपलर ने इसमें क्या बताया होगा? तो केपलर ने बताया इसमें कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, एलिप्टिकल पाथ। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं आपको तो देखिए, ये होता है सर्किल और सर्किल में होता है एक सेंटर। ठीक उसी प्रकार से एक होता है दीर्घवृत्ताकार कक्षा और उसमें दो फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? दो फोकस होते हैं। एक को कहते हैं F1 और दूसरे को कहते हैं F2। फोकस की इंग्लिश आप लोग जानते ही हैं, फोकाई होता है, FOCI। ठीक है। तो केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं और जो हमारा सूर्य होता है उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। मज़ा आया? मज़ा आया तो लाइक का बटन दबाओ। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि केपलर ने पहले नियम में बताया कि जो प्रत्येक ग्रह होता है, ये मान लीजिए कचा कचा कैसे मैंने इसको काट दिया, ये हमारा एक ग्रह है। यह ग्रह जो है यहाँ से कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। ठीक है। कितने समय बाद आया है? तो T समय बाद। A से मान लीजिए कहाँ पर इसका पोजीशन है? B पर आ गया। कुछ समय बाद यही ग्रह, कुछ समय बाद यही ग्रह मान लेते हैं कहाँ पे चला गया? यहाँ पे चला गया। ठीक है। और उसके बाद कहाँ पे चला गया? हाँ ठीक है, रहने दीजिए ऐसे। और यहाँ से यहाँ पे जाने में भी उसको कितना समय लगा? T समय लगा। क्लियर है? तो प्रथम नियम में केपलर ने यही बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में एक एलिप्टिकल पाथ में मूविंग करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। और जो हमारा सूर्य होता है उसी के किसी एक फोकस पे होता है। जैसे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में मैंने आपको बताया कि दो फोकस होते हैं, पहला फोकस होता है और ये दूसरा फोकस होता है। और यहीं पे हमारा सन जो है स्थित रहता है, अर्थात सूर्य जो है एक जगह फिक्स मान लिया उन्होंने। सूर्य एक जगह फिक्स रहता है
और उसी के चारों तरफ जितने भी ग्रह होते हैं, जितने भी हमारे प्लेनेट्स होते हैं, वह मूव करते रहते हैं। ठीक है, ये था उनका पहला नियम। अब आओ बच्चों दूसरे नियम पे बात करते हैं। द्वितीय नियम क्या है? द्वितीय नियम को कहते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम, या क्षेत्रीय नियम, या क्षेत्रफल का नियम, कुछ भी आप बोल सकते हो। क्षेत्रफल का नियम, ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है? तो दूसरे नियम में केपलर ने सबसे बड़ी बात बोल दी, इतनी बड़ी बात बोल दी कि मतलब एकदम बहुत डीप में जाकर के बात बोली। केपलर ने कहा कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य के साथ जो मिलाने वाली रेखा है, ये जो रेखा है, वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कुछ ऐसे समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। मान लेते हैं टी समय बाद ग्रह यहाँ से यहाँ गया, टी समय बाद बी से सी गया, और टी ही समय बाद सी से डी गया, तो जो ये आपको एरिया मिल रहा है, ये एरिया जैसे देख रहे हैं, इस ग्रह और इस ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है, यह एरिया इक्वल होगा इस वाले एरिया के। वाह केपलर जी, क्या बात बोला इन्होंने। इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है बच्चों कि वह जो ग्रह होगा वह समान समय में समान दूरी तय करेगा। अगर इसके द्वारा क्षेत्रफल बराबर है तो इसका मतलब वह हुआ कि वह ग्रह का जो वेग है वो कांस्टेंट है, और वेग कांस्टेंट होने की वजह से वह समान समय में समान क्षेत्रफल तय कर रहा है, इसलिए वह समान समय में समान दूरी भी तय करेगा। तो बहुत बड़ी बात केपलर जी बोल दिए। तो दूसरे नियम में बेसिकली यही बताए केपलर कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य के साथ मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। अगर मैं इसको भी कलर कर दूं ना, अगर मैं सेंटर को मान लूं O, जहाँ पे हमारा सूर्य है यहाँ फोकस पर, इसको मैं O मान लूं, OAB, तो मैं कहूँगा एरिया ऑफ OABA जितना होगा, ये वाला जितना क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ किसके? OCTO के, OCTO के। बहुत गहराई वाली बात बोल दी है केपलर जी। मतलब पहले नियम में केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, और जो हमारा सूर्य होता है उस दीर्घवृत्ताकार कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित होता है। दूसरे नियम में बताया कि प्रत्येक ग्रह को सूर्य के साथ जो मिलाने वाली रेखा है वह ग्रह समान समय में सूर्य के साथ समान क्षेत्रफल तय करता है। ठीक है, अब आइए हम लोग तीसरा नियम देखते हैं। थर्ड लाइन का जो है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण है। तृतीय नियम, तृतीय नियम, ये देखिए तृतीय नियम क्या है। ये तृतीय नियम कहता है कि ये जो ग्रह है, इन ग्रहों का जो परिक्रमण काल का वर्ग होता है वह सूर्य और ग्रह के साथ जो औसत दूरी है उसके तृतीय घात के समानुपाती होता है। वाह, क्या इन्होंने नियम बोला। इस नियम में इन्होंने ये बताया कि सूर्य के साथ ये जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ग्रहों का ये जो परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल क्या है, व्हाट इज टाइम पीरियड,
परिक्रमण काल क्या है, एक चक्कर लगा रहा है तो उसका आवर्त काल कितना होता है, 1 होता है। तो परिक्रमण काल का मतलब ये हुआ ये एक चक्कर जितना समय में पूरा कर रहा है। तो ग्रहों का इस दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में यानी प्लैनेट्स का इन एलिप्टिकल पाथ्स में जो टाइम पीरियड है, जो परिक्रमण काल है अर्थात जो आवर्त काल है, उस आवर्त काल का वर्ग सूर्य और इस प्लेनेट के साथ जो मीन वैल्यू है, औसत दूरी है, मीन वैल्यू डिस्टेंस, मतलब ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण काल का वर्ग समानुपाती होता है सूर्य और ग्रहों के बीच की औसत दूरी के तृतीय घात के। अगर मान लें सूर्य और ग्रहों के बीच की दूरी r है, औसत दूरी, और उसका हम तृतीय घात ले लें तो यही हमारा हो जाता है थर्ड लॉ। और ये थर्ड लॉ बेसिकली बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है थर्ड लॉ इनका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यही है केपलर के 3 नियम। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ग्रहों के जो परिक्रमण काल का वर्ग होता है वह सूर्य और ग्रह के साथ सभी औसत दूरियों का तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। ये होता है केपलर का तृतीय नियम। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये तीनों नियम, और बहुत ही महत्वपूर्ण है केपलर के तीनों नियम। तो अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए ताकि हमें मोटिवेशन प्राप्त हो, और आप लोग हमारे साथ लगे रहिए। हमारा सपोर्ट, आप लोगों का सपोर्ट मेरे ऊपर बना रहना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद।